वेलकम टू अर्थ पीसीएस। डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक सभी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से और जितने भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको दो बेसिक बातें सबसे पहली पता होनी चाहिए। कि पहली बात कि जैसा कि हमने कहा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरी, इट कम्स अंडर आर्टिकल 76। ये दो मेन बातें, दो मुख्य बातें आपको पता होनी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड, प्रोविजन किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 76। अब चलते हैं इसके अपॉइंटमेंट के बारे में, देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, फंक्शन, रिमूवल और इसके लिमिटेशंस, इन सभी बातों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला आपको जो बात याद रखनी है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 76, पहला। दूसरा, अब एज पर आर्टिकल 76 इट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। सिंपल। तो अंडर आर्टिकल 76 it has been provided in the Indian constitution that there shall be an office for attorney general of India first. now अब इसके यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो सबसे पहली बात कि इट इज द और ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, यानी पूरे भारत में, पूरी इंडिया में इससे इनसे बड़ा कोई लॉ ऑफिसर नहीं हो सकता, पहला। दूसरी बात, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भारत सरकार का जो लीगल एडवाइजर वो भी कौन होंगे? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दो मुख्य बातें, फर्स्ट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, सेकंड, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दो बात। तीसरी, प्राइमरी लॉयर हु रिप्रेजेंट्स द यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब भारत सरकार के अगेंस्ट में, यानी भारत सरकार के खिलाफ किसी ने केस कर दिया, चाहे स्टेट हो या एक आम नागरिक ही, बहुत सारे केस आपने पढ़े होंगे, डैश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वहां पे भारत सरकार का जाना, यानी भारत सरकार के का हर कोर्ट में जाकर उपस्थित होना, दलील देना, यह तो संभव है नहीं। तो उसके लिए एक ऑफिसर चुना गया, यानी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑफिसर, लीगल ऑफिसर का प्रोविजन किया गया, और ये कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ही रिप्रेजेंट्स और ही इज द प्राइमरी लॉयर। ठीक है, ये भारत सरकार के वकील भी हुए। ठीक है, जो अगर कोई केस भारत सरकार के खिलाफ होती है तो उसमें जाकर भारत सरकार के पक्ष में ये अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, यानी भारत सरकार की ओर से, मीन्स ही विल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के अगेंस्ट में किसी ने केस किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या किसी और दूसरे हाई कोर्ट, तो वहां पे जाके इंडियन गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेंगे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सिंपल। तो तीन बातें जो आपको याद रखनी है, पहला, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सेकंड, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड, प्राइमरी लॉयर हु रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तीन बातें। अब अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? तो सबसे पहली बात आपको यह याद रखनी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो यस, होने चाहिए। क्या? अपॉइंट्स अ पर्सन एज द अटॉर्नी जनरल, मैंने शॉर्ट में एजीआई लिख दिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको समझ लेना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मींस हु इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यानी अगर किसी व्यक्ति में, a person who is going to be appointed as attorney general of India, right, must have the qualification to be appointed as a judge of supreme court। यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जो जो योग्यताएं होनी चाहिए, वही सारी योग्यताएं, वही सारी क्वालिफिकेशंस एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुना जाना है, अपॉइंट किया जाना है। ठीक है, चुना नहीं जाना है, नियुक्त किया जाना है। नेक्स्ट,
देयर इज नो फिक्स टर्म। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान लेते हैं जैसे यूपीएससी के चेयरमैन है या मेंबर है, तो उनके लिए एक फिक्स टर्म है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कोई फिक्स टर्म नहीं, मीन्स देयर इज नो फिक्स टर्म फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फिर कैसे ये फंक्शन करेंगे, कैसे काम करेंगे? तो अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे कि कल इसे हटा देना है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी भी टाइम हटा सकते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। अब एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस नो स्पेसिफिक टेन्योर फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके टेन्योर के बारे में, कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ही विल फंक्शन अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डज नॉट मेंशन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। तो ना ही उनके टेन्योर के बारे में लिखा है और ना ही उनके रिमूवल के बारे में, यानी उनके कार्यकाल और उनके हटाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ कहा गया है कि इसको अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सेम क्वालिफिकेशन जस्ट लाइक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आते हैं और भी दूसरे पक्ष, तो अदर फंक्शंस। यहां से पहले ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये तो हमने पहले भी देखा, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला। दूसरा, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स रेफर टू हिम। ठीक है, तो लीगल मैटर्स, कुछ भी लीगल मैटर, कोई भी कानूनी मुद्दा, चाहे वो राष्ट्रपति के सामने खड़ा हो या भारत सरकार के सामने खड़ा हो, तो उससे रिलेटेड सलाह कौन देंगे? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों? बिकॉज ही इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, gives legal advice on any matter referred by the president as and when required। उसके बाद ऐसे आमतौर पर प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो सलाह देंगे ही, लेकिन जब प्रेसिडेंट किसी खास मौके पर किसी लीगल मैटर से रिलेटेड जब उनसे सलाह मांगेंगे, उनको कोई मैटर रेफर किया जाएगा, तब भी ये अपनी सलाह देंगे। कैसी सलाह? तो लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह। ठीक है, नेक्स्ट, परफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज असाइन टू हिम। तो इन्हें जो भी, कोई भी, चाहे संवैधानिक हो या वैधानिक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, स्टैट्यूटरी, वैधानिक। ठीक है, तो ऐसे कोई भी जो उन्हें कार्य सौंपा जाएगा तो वो उनका निर्वहन करेंगे। ही विल परफॉर्म ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज असाइन टू हिम। ठीक है, और जनरली ये कौन देगा? या तो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, appears on behalf of the government of India in legal cases before the Supreme Court। ठीक है, तो क्योंकि ये चीफ लॉ ऑफिसर है, तो उसके साथ साथ ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इसलिए जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिंपल। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट्स द यूनियन गवर्नमेंट इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, तो आर्टिकल 143 ये किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट्स रेफरेंस। ठीक है, यानी इन मामलों में इसमें दो क्लॉज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। ठीक है, तो इसमें जनरली होता क्या है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस मांग सकते हैं किसी भी मैटर। ठीक है, तो यहां पे भी इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, अपीयर्स बिफोर हाई कोर्ट इन केसेस इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो हमने पहले भी देखा। तो सिंपली मेन बातें जो आपको याद रखनी है वो क्या? ही इज द चीफ लीगल और चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, पहला। एडवाइजेस प्रेसिडेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, लीगल एडवाइजेस टू द प्रेसिडेंट व्हेन एनी मैटर रेफर टू हिम। नेक्स्ट, appears on behalf of the government of India in Supreme Court and High Courts both। ठीक है, ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट, बल्कि दोनों में
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के खिलाफ कोई केस, कोई विवाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, तो उस समय उनको यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अदर ड्यूटीज और फंक्शंस भी देख लेते हैं, अदर फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो he has the right to speak and participate in the proceedings of both the houses of parliament, यानी ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, ये कहां लिखा है? एज पर आर्टिकल 88। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, मींस एज पर आर्टिकल 88 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा। सिंपल। नेक्स्ट, नो राइट टू वोट। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पार्लियामेंटेरियंस की तरह यानी दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तरह वो वोट नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको यह बात याद रखनी है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी बिल पे या किसी और मुद्दे पे वोटिंग होनी है तो उस वोटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो संसद का हिस्सा यानी संसद के सदस्य नहीं है। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट, एंजॉयज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज सिमिलर टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनको पार्लियामेंट यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीस जो होते हैं, तो उनके समान ही इनको प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती है। जो सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होती है, वो सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी होती है। कहां लिखा है? एज पर आर्टिकल 105। ठीक है, 88 में क्या था? 88 में वो लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग, दोनों हाउसेस के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं एज पर आर्टिकल 88। एज पर आर्टिकल 105 उनको सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलेंगे जो एक एमपी को अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बात भी आपको याद रखनी है कि वो एक सरकारी यानी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका जो फंक्शन होता है, ही फंक्शंस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ही रिमेन्स ऑन हिज पोस्ट अंडर द प्लेजर ऑफ इंडिया, यानी अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है कि वो मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो लेजिस्लेचर में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक बात, जैसा कि मैंने कहा, ही इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा, ना कि विधायिका का। और एक इंपॉर्टेंट बात, अलाउड प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। ठीक है, दो, ठीक है, यद्यपि वो किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर काम करते हैं, लेकिन उन्हें लीगल प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से और प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने की मनाही नहीं है। तो जनरली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? एक एडवोकेट होंगे और बहुत सीनियर लेवल के एडवोकेट होंगे। ठीक है, तो सीनियर लेवल के एडवोकेट होंगे, आप देख लेंगे उनकी एज अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास होगी, 60 से ज्यादा ही। ठीक है, तो इसलिए उन्हें लीगल प्रैक्टिस से बैन यानी उनके लीगल प्रैक्टिस पे कोई मनाही, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। एंड नॉट बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली। लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, इनके कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या? अब देख लेते हैं लिमिटेशंस। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। तो पहला, फर्स्ट लिमिटेशंस ऑन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्या है? He should not advise or hold a brief against the government of India। ठीक है, अगर कोई केस है, कोई मामला है, ठीक है, जो भारत सरकार के खिलाफ है, तो उसमें वो किसी को वो एडवाइस नहीं दे सकते, चाहे वो उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। वो भारत सरकार के पक्ष में हमेशा काम करेंगे, भारत सरकार के खिलाफ नहीं, बिकॉज ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर, चीफ लॉ ऑफिसर।
ठीक है, ही रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कैसे कोई केस किसी केस में सलाह दे सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, he should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India। ठीक है, अब मान लेते हैं एक केस है, ठीक है, एक केस है कौन, तो एक्स वर्सेस, मान लेते हैं एक्स कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई स्टेट ही है, ठीक है, एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एक केस है, तो यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, अब ये तो आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब क्योंकि ये केस भारत सरकार के खिलाफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, तो यहां पे ये इस व्यक्ति को यानी सेकंड पार्टी को कोई किसी तरह का कोई एडवाइस नहीं दे सकता, किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं। इन्हें जब भी रिप्रेजेंट करना होगा यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, he should not defend accused person in criminal prosecution without the permission of government of India। ये बात भी आपको याद रखनी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में आपराधिक मामले में दोषी या अभियुक्त है, एक्यूज्ड मींस अभियुक्त, ठीक है, तो उस वैसे मामले में उन्हें पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, राइट, मींस द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, देन ही मस्ट टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर रिप्रेजेंटिंग हिम। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, ही शुड नॉट एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस से मना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें किसी कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, किसी कंपनी का अगर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाना है, तो उन्हें फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना होगा, भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, he should not advise any ministry or department of the government of India or any statutory organization or any public sector undertaking unless the proposal or a reference in this regard is received through the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर उन्हें किसी मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, ठीक है, किसी स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक संस्थान को किसी तरह का कोई, या चाहे वो पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, तो यहां पे भी उन्हें किसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इसके परमिशन के बिना वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारे लिमिटेशंस है इनके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल, जो हमने अभी देखा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को काफी कम समय में काफी अच्छे तरीके से इसके सभी एस्पेक्ट्स को देखा। थैंक यू।